की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ जो कि भोपाल से है। भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात भीषण आग लग गई और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में ये आगजनी हुई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड के साथ साथ मंत्री विश्वास सारंग और कलेक्टर अविनाश लवानिया भी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई थी। देर रात की घटना है जब मंत्री विश्वास सारंग यहां पर पहुंचे थे और इसके साथ ही कलेक्टर अविनाश लवानिया भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बड़ा नुकसान इस आग से बताया जा रहा है, लेकिन आग लगने की वजह क्या रही है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। प्रशासन का कहना है कि जांच चल रही है। तो ये तस्वीरें देर रात की आपको दिखा रहे हैं जब इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई थी। अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और उसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई, फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। भोपाल में फ्लाइट हाईजैक करने की धमकी दिए जाने के मामले में एटीएस ने शाहजहांपुर से संदिग्ध युवक को पकड़ा है। दरअसल मंगलवार शाम 5 बजे एक शख्स ने भोपाल एयरपोर्ट पर फोन लगाकर फ्लाइट को हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाने की धमकी दी थी और इसके तुरंत बाद भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया गया था। बाद में इंदौर एयरपोर्ट पर चेकिंग के बाद फ्लाइट को कर्नाटक के लिए रवाना कर दिया गया और उधर मोबाइल नंबर की जांच के दौरान पुलिस को उसकी लोकेशन शाहजहांपुर की मिली है और इसकी जानकारी शाहजहांपुर पुलिस को दे दी गई। तो पुलिस ने जिला सहकारी बैंक के पास रहने वाले युवक को पकड़ा और साथ ही उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह की कॉल करने से ये शख्स इनकार कर रहा है। खबरों के मुताबिक उससे पुलिस ने संपर्क भी करने की कोशिश की तो उसने नंबरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इस पर युवक का कहना है कि वो बैंक कंपनियों की फोन कॉल से परेशान था। बताया जा रहा है कि वो करीब 1 साल से शाहजहांपुर में रह रहा था। तो फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई हुई है। एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया है और अब पुलिस उस युवक से पूछताछ कर रही है। इसकी मोबाइल की भी जांच की जा रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद, जैसे ही ये धमकी मिली उसके बाद हड़कंप की स्थिति नजर आई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध युवक इस मामले में पकड़ा गया है। क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल उज्जवल जैन इसका नाम बताया जा रहा है। शाहजहांपुर के सुजालपुर का ये रहने वाला बताया जा रहा है। इसको हिरासत में ले लिया गया है और एसडीओपी सुजालपुर ने इससे पूछताछ की है और इसके बाद अब इसे भोपाल लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन में रहा करता था और इसी के फ़ोन से ये कॉल पहुंचा था प्लान हाईजैक करने की जो बात कही जा रही है। अब पुलिस देखिए इसकी कॉल डिटेल भी खंगालने में जुट गई है कि आखिरकार क्या इसकी शरारत थी या फिर इसकी कहीं और भी संबंध है, कहीं किसी और संगठन से इसके तार हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, जैसे ही फ़ोन पहुंचा था प्लान हाईजैक करने का कॉल तो हड़कंप मच गया था और इसके बाद सीआईएसएफ और पुलिस, स्थानीय बल, तमाम जो फ़ोन कॉल आया था उस व्यक्ति को ट्रेस करने में जुट गए थे और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है और बताया जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिसने प्लान हाईजैक करने को लेकर फोन किया था। जी बिल्कुल प्रमोद, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा किस तरीके से और ज्यादा बढ़ा दी गई है? देखिए, एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो स्थानीय थानों का पुलिस बल है वो भी देखिए वहाँ पर बाहर तैनात किया गया है और चेकिंग की जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंचकर उन्होंने रात को ही चेकिंग किया था और इसके साथ साथ अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। ये एहतियात के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ साथ बेहद अहम ये है कि जो उज्जवल जैन नाम का जो संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में लिया गया उसके किन किन व्यक्तियों से संबंध है, वो कहाँ किसके पास रहा है और फ़ोन कॉल के जरिए या व्हाट्सएप चैट के जरिए उसके किन लोगों से संबंध है वो पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। देखिए, साइबर एक्सपर्ट भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं और क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है और इस तरीके से फ़ोन लगा के धमकी देने वाला पूरा मामला है, ये प्लान हाईजैक करने की धमकी दे रहा था और उसके बाद हड़कंप का माहौल मचा था क्योंकि राजधानी भोपाल
मैं इस तरीके से फ़ोन करके और प्लान हाईजैक की धमकी देना, और इसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो सख्ते में आ गए थे। आनन फानन में उस व्यक्ति को बिल्कुल प्रमोद, और ये जो उज्जवल जैन शख्स का नाम आप बता रहे हैं, उसने भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे साफ इनकार किया। उसने कहा कि बैंक कंपनियों के जो फोन आते थे उस वजह से वो काफी परेशान था। देखिए, उसने अपनी तरफ से ये पक्ष रखा है, लेकिन यदि बैंक कंपनियों के फोन आ रहे थे तो ये कहाँ तक ठीक लगता है कि प्लान हाईजैक करने की बात कह देना, ये कतई ठीक नहीं लगता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में साफ हो पाएगा कि उस व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक थी या फिर इंटेंशनली उसने किया, या शरारती तत्वों के साथ मिलकर किया शरारत करने के लिए, या फिर बाकी में उसके किसी से संबंध है। देखिए, राजधानी भोपाल के प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्टों में से एक है, और वहां पर यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से प्लेन हाईजैक करने की धमकी देता है तो बेहद बिल्कुल, और कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से प्लेन हाईजैक की धमकी देता है तो ये जांच का विषय होना लाजमी है। आप बने रहिएगा प्रमोद शर्मा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर। चलिए बात करेंगे सियासी खबर की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मंगलवार को देर रात प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी। लिस्ट में 162 नेताओं को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है, और वहीं 218 नेताओं को, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत दूसरे पदाधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में 28 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी शामिल हैं, और जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम दिग्गज नेताओं के नाम हैं। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर, आलोक संजर, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, तपन भौमिक, भोपाल के साथ ही साथ जिस तरीके से लिस्ट पूरी जारी हुई है उसमें गोपाल सिंह मीणा, रामदयाल प्रजापति, भक्तपाल सिंह राठौर और रघुनंदन शर्मा को कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया गया है। कार्य समिति की सूची फाइनल करने से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच लंबी बैठक चली थी, और तीनों ने जिलाध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात कर फीडबैक लिया, और उसके बाद जंबो लिस्ट जारी की गई। बीजेपी कार्य समिति में पूर्व सीएम उमा भारती और भोपाल से पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह का नाम नहीं है। बीजेपी ने पहले जो लिस्ट जारी की थी उसमें नेताओं के नाम के आगे जातियां लिखी थी, और कांग्रेस ने नेताओं को जातियों में बांटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जातियों को हटाकर बीजेपी ने नई लिस्ट जारी की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार जुड़े हुए। प्रमोद, क्योंकि कई दौर की वार्ताओं का, बैठकों का दौर भी चला और काफी विवाद भी हुआ था, कई तरीके के सवाल भी खड़े हुए थे, कांग्रेस की तरफ से उठाए गए थे, उसके बाद ये नई लिस्ट जारी की गई। देखिए, बिल्कुल लंबे मंथन के बाद ये वर्किंग कमेटी के नामों का ऐलान हुआ है। बीडी शर्मा फरवरी 2020 में संभवतः प्रदेश अध्यक्ष बने थे, और तब से अब तक प्रदेश कार्य समिति के नामों का ऐलान नहीं हुआ था। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार अब प्रदेश कार्य समिति के नामों का ऐलान होगा, लिस्ट जारी होगी, लेकिन इंतजार लगभग 1 साल से ज़्यादा का लंबा हो गया, और कल रात को ये सूची जारी हुई। हालांकि पहले जो सूची जारी हुई थी उसमें जो नेता कार्य समिति में शामिल किए गए थे उनके नामों के पीछे जाति लिखी हुई थी, और कई की जातियां भी गलत थी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाया था और कहा था कि बीजेपी जातियों में बांटना चाहती है। इसके बाद देखिए वो लिस्ट में सुधार किया गया, और फिर जो नई लिस्ट जारी की गई उसमें एक बार यदि हम नज़र डालें तो प्रदेश कार्य समिति में 162 सदस्य हैं, 217 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और 23 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को जगह नहीं दी गई है, और पूर्व विधायक और भोपाल से जिला अध्यक्ष रहे सुरेंद्र नाथ सिंह को जगह नहीं दी गई है, और सिंधिया समर्थक जो नेता हैं उनको जगह दी गई है। ज्योतिराज सिंधिया का भोपाल दौरा भी है। कयास लगाए जा रहे थे कि उनके दौरे के दौरान नामों को लेकर सहमति बन जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले संगठन के बड़े पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के बीच हुई मुलाकात, चर्चा, और कल भी देखिए सरकार के मंत्री हैं, गृह मंत्री और तुलसी सिलावट है मंत्री, वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से लंबी चर्चा हुई, और उसके बाद देर रात को ये सूची जारी हो जाना। देखिए लंबा समय लगा नामों पर सहमति बनने में, क्योंकि 1-1.5 साल, लगभग 1.5 साल का कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को होने वाला है, और तब से अब तक कार्य समिति के नामों का ऐलान नहीं हो पाया था। विपक्ष लगातार हमलावर थी कि बीजेपी में अंतरकल है, बीजेपी में नामों को लेकर सामंजस्य नहीं बिठ पा रहा है, क्योंकि जब से सिंधिया गए तब से सिंधिया लगातार खींचतान कर रहे हैं कि उनके समर्थकों को शामिल किया जाए, लेकिन अंततः ये सूची जारी हो गई है, सिंधिया समर्थक नेताओं को जगह दी गई है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद शर्मा हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर का स्वास्थ्य महकमा पिछले कुछ दिनों से एक ऐसे अस्पताल की खोज में है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट में 10,000 कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है। दरअसल 25 मई को सीरम इंस्टीट्यूट में मध्य प्रदेश के 6 निजी अस्पतालों ने कोविशील्ड का ऑर्डर दिया था और इसमें भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के एक हॉस्पिटल का नाम था और इंदौर के 3। जानकारी के मुताबिक जबलपुर से मैक्स हेल्थ केयर नाम के एक अस्पताल ने 10,000 कोविशील्ड का ऑर्डर दिया था और ऐसे में अस्पताल की कोल्ड स्टोरेज क्षमता की जांच के लिए भोपाल से जबलपुर के स्वास्थ्य महकमे को अस्पताल के संबंध में जानकारी जुटाने का आदेश आया है। जबलपुर के टीकाकरण अधिकारी ने मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल की जानकारी जुटाई है, लेकिन इस नाम का शहर में ना तो कोई अस्पताल है और ना ही कोई क्लिनिक, जिसके बाद टीकाकरण अधिकारी ने ऐसे किसी भी तरह के हॉस्पिटल न होने की जानकारी भोपाल को भेज दी है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किसने इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का ऑर्डर दिया था और ऑर्डर देने वाले ने आखिरकार क्यों गलत पता दिया। वहीं टीकाकरण अधिकारी के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन रवाना हुई या नहीं, इस बात की जानकारी उनके पास नहीं है। जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश में 6 हॉस्पिटल हैं जो उनको ये वैक्सीन उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जिसमें जबलपुर में मैक्स हॉस्पिटल का रहा और मुझे बोला गया था वहाँ पर जाके देखा जाए कि वहाँ पर कोल्ड चेन की व्यवस्था है कि नहीं है, जो इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं वैक्सीन रख रखाव के लिए वो है कि नहीं। तो मैंने जाके इन हॉस्पिटल मतलब इस हॉस्पिटल को खोजने की कोशिश की। वो हमारे जबलपुर में इस नाम का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिसकी जानकारी मेरे द्वारा राज्य शासन को दे दी गई। नहीं, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि आ रहे थे कि नहीं। मेरे को भोपाल स्तर से यही बोला गया, इनने ऑर्डर प्लेस किया गया है। इसी प्रकार भोपाल, इंदौर के भी कुछ हॉस्पिटल हैं, ग्वालियर के भी हैं। तो ग्वालियर में पता चल रहा है कि उन लोग ने आके लगा भी रहे हैं, भोपाल वाले भी लगा रहे हैं, ग्वालियर भी लगा रहा है। लेकिन मेरे जबलपुर मतलब हमारे जबलपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वाला हॉस्पिटल मेरे को अभी तक मिला ही नहीं। अब मैंने राजस्थान में भेजी है जानकारी, वो लोग भी ट्रेस करेंगे ये कौन सा हॉस्पिटल है जो जबलपुर के नाम से लिया है। राजधानी भोपाल में आज टीका लगाओ बाजार खुलवाओ अभियान के तहत व्यापारी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाएंगे और जिसके बाद कल दुकानें खोली जाएंगी। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की थी और जिसमें तय किया गया था कि आज सभी व्यापारी अपने कर्मचारियों को टीका लगवाएंगे। इसके लिए कैंप आयोजित किए जा सकते हैं और जिसके बाद कल यानी कि गुरुवार से दुकानें खोली जाएंगी। जिले में अब 2 की जगह केवल रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं और 24 घंटे में कोरोना के 535 नए मरीज सामने आए हैं और इंदौर में 179, भोपाल में 124, जबलपुर में 46 नए केस मिले हैं, जबकि कटनी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, अलीराजपुर और भिंड में एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.7% हो गया है और 24 घंटे में 1376 मरीज ठीक हुए हैं। 36 मरीजों की मौत हुई है और अभी प्रदेश में 7,983 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के मद्देनजर प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए में बड़ी राहत दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के ऐलान के बाद नगरीय विकास और आवास विभाग ने आदेश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स में 50,000 रुपए तक की बकायेदारी के मामलों से सरचार्ज पूरी तरह खत्म किया गया है। अगर बकाया 50,000 से 1 लाख रुपए तक है तो आधा सरचार्ज ही लिया जाएगा, जबकि बकाया की रकम 1 लाख से अधिक है तो उस पर 25% सरचार्ज माफ होगा। इसी तरह नगरीय निकायों की किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर 20,000 रुपए तक का किराया पूरी तरह माफ कर दिया गया है। 20,000 से 50,000 तक के बकाया पर 50% छूट दी गई है। 50,000 से ज्यादा के बकाया किराए पर 25% छूट रहेगी और पानी के बिल में भी राहत देते हुए 10,000 रुपए तक के बकाया बिल का सरचार्ज पूरी तरह माफ किया गया है। 10,000 से 50,000 तक के बकाये पर सरचार्ज है और इसमें 75% छूट दी जाएगी और इससे अधिक के बकाये पर सरचार्ज को आधा कर दिया गया है। हालांकि ये छूट तभी मिलेगी जब बकाया रकम 31 अगस्त 2021 तक जमा कर दी जाए। कोरोना काल के दौरान कल पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद की फिजिकल बैठक ली और मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से आमने सामने मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कोविड टीकाकरण कराने और गरीबों को दीपावली तक फ्री राशन वितरण के फैसले पर आभार जाहिर किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर गतिरोध भी खत्म हो गया है। कोविड संक्रमण के संकट के बीच जूनियर डॉक्टरों से हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप वो काम पर वापस आ गए हैं। ये एक सार्थक कदम है। उन्होंने प्रदेश में कोविड पर नियंत्रण के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों, जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों और प्रदेशवासियों के प्रयासों के लिए आभार भी जाहिर किया। हमारे बच्चे अपने तो बच्चे ही हैं, बाकी अपने तो बच्चे हैं, पुलिस के स्टूडेंट से बच्चे, और हम उनसे लाड भी खूब करते हैं। बीच में गतिरोध था और ये बात सच है कि ऐसे संकट था, बीमारी से लड़ना था, तब वो स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन चर्चा भी की, बातचीत भी की और ठीक ढंग से उसका समापन होगा। सब काम कर रहे हैं। हम तो प्रदेश सबको और प्रदेश की जनता को भी संयम के लिए, धैर्य के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को सबको धन्यवाद देते हैं कि सबने भरपूर परिश्रम किया, लेकिन सावधान रहना है क्योंकि ब्रिटेन में फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने 3 महीने लॉकडाउन रहने के बाद जैसे अनलॉक हुआ फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर ही रहे हैं, लगातार सजग और सतर्क हम लोग रहेंगे। एफसीआई में घूसखोरी के मामले में कल सीबीआई ने एमपी और महाराष्ट्र के 13 ठिकानों पर छापेमारी की और इसके साथ ही एफसीआई के क्लर्क किशोर मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज किया गया है। किशोर मीणा पर आरोप है कि उसने 2016 से 2021 के बीच करीब 2 करोड़ 93 लाख रुपए की संपत्ति बनाई। पूरा मामला तब सामने आया था जब गुरुग्राम की एक कंपनी के बिल पास करने के एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और जिसके बाद सीबीआई ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते किशोर मीणा और 3 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। 29 मई को घूसखोरी का केस दर्ज कराने के बाद क्लर्क किशोर मीणा के घर से करीब 3 करोड़ रुपए और सोने चांदी के जेवरात भी जब्त किए गए थे, जिसके बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने किशोर मीणा को 10 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ वन क्षेत्र में पर्यावरण दिवस के दिन ही अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वन माफिया ने बिना अनुमति सैकड़ों पेड़ काट डाले और अब उनकी लकड़ियों को बेचने की तैयारी की जा रही है। वन माफिया ने आम, नीम, सागौन और बबूल के 200 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी और जिसके बाद पूरे इलाके में सड़क किनारे पेड़ और लकड़ियां बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। मीडिया के सामने पूरा मामला आने के बाद वन विभाग ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कटाई राजस्व विभाग के क्षेत्र में हुई है, जबकि वन माफिया ने राजस्व और वन विभाग दोनों के इलाकों में अवैध कटाई की है। पूरे मामले में एडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। अनुमति लेकर पेड़ काटे गए, लेकिन उनको काटने के पश्चात एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया है। अभी एसडीएम नरसिंहगढ़ को मैंने कहा है कि उनको नोटिस दे दीजिए और नोटिस कर देने के पश्चात इसकी जांच कर दीजिए। जांच करने के पश्चात यदि विधिवत पेड़ काटे जाना पाए जाते हैं कोई बात नहीं, और नहीं तो खिलाफ कार्रवाई। इसी ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए बुलेटिन में अब आपको दिखाते हैं ग्वालियर की महिलाओं के हौसले और जज्बे की पॉजिटिव खबर। कोरोना संक्रमण के दौर में जब कई लोगों के रोजगार छिन गए तो कई लोगों पर आर्थिक संकट का बोझ है, लेकिन आपदा के इस दौर को अवसर में बदला है ग्वालियर जिले में संचालित होने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं ने, जिन्होंने मास्क, पीपीई किट और अन्य घरेलू उत्पादों के निर्माण से रिकॉर्ड कमाई की है। और कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो इन गाँव के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया था, जिसके बाद ग्वालियर जिला पंचायत के तहत आने वाली 256 ग्राम पंचायतों के करीब 200 गांव की महिलाओं को प्रशासन की ओर से सशक्त बनाने के लिए घरेलू उत्पाद तैयार कराने की ट्रेनिंग दी गई। जिला प्रशासन की ओर से इन्हें रॉ मटेरियल मुहैया करवाया गया और समूह की 2348 महिलाओं ने कोरोना के इस दौर में करीब 4 करोड़ मास्क, 9000 पीपीई किट तैयार की है और साथ ही सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली यूनिफॉर्म भी सिली है और जिनके जरिए इन महिलाओं ने 4 करोड़ 61 लाख रुपए की कमाई की और जिसका औसत निकाला जाए तो प्रत्येक महिला ने 1 महीने में करीब 10,000 रुपए की कमाई की, जिसके बाद से लॉकडाउन के इस दौर में इनकी गुजर बसर बेहतर तरीके से हो सके, साथ ही समाज में इनका मान भी बढ़ा है।
हमने मास्क बनाए, मास्क बनाने के बाद हमने पीपीई किट का काम शुरू किया, पीपीई किट बनाई हमने सर। पीपीई किट बनाने के बाद फिर हमको स्कूल यूनिफॉर्म का भी काम मिला। इस आजीविका मिशन के बदौलत सर हमारी ज़िंदगी इतनी बदल गई है कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। कोरोना लग गया तब जब फालतू बैठे, कुछ काम नहीं था और मतलब जो सोच लो कि खाने पीने को भी बहुत परेशान थे, तब फिर हमने मास्क पीपीई किट का ये काम किया। मैं बहुत परेशान रहती थी जब से कोरोना की बीमारी फैली है, तब से सर सिलाई का काम आया समूह में, जब से मैं बहुत अच्छे से रहने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, मेरे 5 बच्चे थे, तो उनको पालन पोषण करने के लिए मुझे बहुत परेशानी होती थी। तो मेरे परिवार वालों ने बहुत सहायता की। ससुर ने हमारे ने बोले बेटा तुम ऐसे मत परेशान हो, मतलब घबराओ मत, तो उन्होंने मुझे मशीन दिलाई। बड़ा काम जो था स्कूलों के यूनिफॉर्म का था, तो उन्होंने किया, बनाया उसमें, तो उससे उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ी। आज हमारे यहाँ पे जहाँ पे भी 4-5 महीने पहले हमारे पास लगभग 600 ही महिलाएँ थी जो लखपति की कैटेगरी में आती थी। आज 2348 महिलाएँ ऐसी हैं जो आजीविका जो मिशन उसके काम कर रही हैं, लखपति हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छी पहल रही जिसमें उनको काम मिला, उन्होंने उस काम को अडॉप्ट किया, अपने प्रोडक्ट को बेचा और उससे आमदनी कमाई। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।